तो चलिए दोस्तों, अब बातचीत कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी। जर्नल एंट्रीज में जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि हमने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को दो लेवल्स में बांट दिया, लेवल 1 और लेवल 2। और हम सारी की सारी कैटेगरीज को यहां पर एड्रेस करने वाले हैं। और पहले शुरुआत होगी लेवल 1 की जर्नल एंट्रीज के साथ। लेवल 1 में सबसे पहले शुरू करें, इससे पहले आपको दोबारा से मॉडर्न अप्रोच का वो सुधीर सर का अकाउंटिंग का चश्मा पहनाने का समय है। सर 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 हमने तो इसे उतारा ही नहीं, हम तो पहन के रखते हैं इसे हमेशा। बहुत अच्छी बात है। फिर तो एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल, माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते समय क्रेडिट और घटते समय डेबिट। आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए और सारा काम आसान हो जाएगा। लेवल 1 में सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वो है एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होते हैं सब हमने पहले सेशन में सीखा हुआ है, पहले लेक्चर में सीखा हुआ है अच्छी तरह से, राइट। और पहला जो चैप्टर था वो सारा का सारा इसी पर बेस्ड था। तो अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस है किस तरीके से आपके सामने आएंगी, हम उसी को देखेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमने उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखा था, वहां पर मैंने आपको जो रास्ता बताया था, जो पिछले सेशन में भी दोबारा आपको याद दिलाया कि किस तरीके से आप चेक करेंगे अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से आप चेक करेंगे कि वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, उनका नेचर पहचानने के बाद, और फिर अपना रूल लगाएंगे, राइट। तो हमने वहां 4 स्टेप से सीखे थे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ लेते हैं। लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो इसमें दो अकाउंट्स कौन से हैं जी? मशीनरी और कैश। ठीक है जी। तो मशीनरी एक एसेट है हमारा, कैश भी एक एसेट है, ये भी एसेट और ये भी एसेट। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी बढ़ गई, और कैश दिया तो कैश घट गया। करेक्ट, वेरी वेरी सिंपल। तो हमने यहां पर करना क्या है, बड़ी ही आसान तरीके से सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी यहां पर मशीनरी नाम का एक जो एसेट है, मशीनरी है, और दूसरा अकाउंट जो है वो है कैश। मशीनरी भी एक एसेट और कैश भी एक एसेट। मशीनरी इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज होने पर क्या होता है जी? डेबिट। तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने उसे यहां कर दिया है डेबिट। करेक्ट। और कैश नाम का एसेट घट रहा है, उसे हमने इसीलिए कर दिया क्रेडिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब जर्नल एंट्री की बात आएगी तो जर्नल एंट्री करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा होता है। लेकिन हम अभी फिलहाल उस प्रोफॉर्मा के बारे में बात नहीं करेंगे। उसे किस तरीके से हमने उसको प्रोफॉर्मा को बनाना है वो थोड़े समय बाद देखेंगे। लेकिन पहले जर्नल एंट्री जो उसमें लिखनी है प्रोफॉर्मा में, उसको हम पक्का करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने ये आया कि हमने करना क्या है जी? मशीनरी अकाउंट को लिखना है डेबिट, मशीनरी आप पूरा लिखेंगे, और कैश अकाउंट को आप लिखेंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 20,000 रुपए। तो दोनों में 20,000 रुपए, ये मैंने 20K लिख दिया है, के यानी 1000 किलो, किलो यूज होता है 1000 के लिए, राइट। तो 3 जीरोज आती हैं। आपने नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूं। तो कहने की बात भैया ये हो गई कि आपने मशीनरी को 20,000 से डेबिट कर दिया और कैश को 20,000 से क्रेडिट कर दिया। ये जो तरीका है ये यूएस का तरीका है। लेकिन हम जो यूज करते आ रहे हैं वो ब्रिटिशर मेथड यूज करते जा रहे हैं। ब्रिटिश मेथड के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है वो लिखते हैं जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, और साथ में जो क्रेडिट है उसके आगे लिख देते हैं 2। क्यों लगाते हैं इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा आने वाले समय में, जब हम लेजर करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए। तो अकाउंट के नीचे बिल्कुल 2 लिखा जाता है। ठीक है। इसका अलग कॉलम बनता है, इसका अलग कॉलम बनता है, और जर्नल एंट्रीज का अलग कॉलम बनता है। तो फिलहाल मैं इन सब चीज़ों पर नेटिग्रिटी पर नहीं जाऊंगा। जब प्रोफॉर्मा सब कुछ सिखाऊंगा आपको तो वो 2 मिनट का काम है, वो एंड में ही करेंगे। लेकिन हमारा अभी जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो केवल एक चीज पर होना चाहिए कि किस तरीके से हमने सबसे पहले अकाउंट को पहचानना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने किस तरीके से उसके नेचर को पहचानना है, फिर चेक करना है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, फिर उसका रूल लगाना है डेबिट या क्रेडिट।
करेक्ट। ये हमारा पहला काम हो गया दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा यहां पर, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ये था हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट पर, पेड मेसर्स रमेश ब्रदर्स फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश। रमेश ब्रदर्स, इसे ये जो आगे लिखा ना M/S, ये है मेसर्स। जैसे एक व्यक्ति है तो मिस्टर लगाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोगों को एड्रेस करने के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं श्री, राइट। और बहुत सारे लोगों के आगे क्या लगाते हैं, सर्वश्री। यानी सभी का एक ही बार में एड्रेस कर दिया, सभी के आगे श्री लगा दिया। इंग्लिश में उसे बोलते हैं मेसर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस फर्म में एक से ज्यादा लोग होंगे, इसलिए आगे मेसर्स लगाया। तो रमेश ब्रदर से हमने फर्नीचर परचेज किया, तो एक तो फर्नीचर आया। अब दूसरी चीज ये आती है कि हम रमेश ब्रदर्स का नाम लिखें या कैश लिखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहां पर ये होती है कि हमने फर्नीचर परचेज कर लिया है, तो एक तो वो आ गया, और दूसरी तरफ कैश पे कर दिया। तो जब हमने कैश पे ही कर दिया तो इसका मतलब हमें कैश ही लिखना होगा, हमें रमेश ब्रदर्स का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में यहां पर क्या हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, ये जब एंट्री पास की जाएगी तो हम फिर वही बात करेंगे कि जी फर्नीचर है एक और दूसरा है कैश। एक है फर्नीचर और दूसरा क्या है, दूसरा अकाउंट है कैश। हमने देखा कि फर्नीचर भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। अब फर्नीचर खरीदा तो हमारा एसेट फर्नीचर के नाम का बढ़ गया और कैश नाम का एसेट घट गया। अब इस पर हम यहां लगा देंगे अपना रूल, और फर्नीचर बढ़ रहा है तो हमने एसेट को बढ़ने पर कर दिया डेबिट, और कैश हमारा एसेट है, एसेट घट रहा है, घटने पर हमने उसे कर दिया है क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अच्छा एक बात समझ लीजिए कि ये जो है ये आपको रीजनिंग सिखा रहा हूं मैं, ये जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं है। आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे नंबर एक। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये रीजनिंग है केवल, इसको आप लिखेंगे नहीं, अपनी मतलब एग्जैक्टली जब आंसर करेंगे तो नहीं लिखेंगे, मगर जब सीख रहे होगी तो बिगिनिंग में हमें इसे जरूर लिखना है, सो दैट हमें उसका बेसिक जो है जो सिस्टम है वो हमें पूरा दिमाग में हमारे सेट हो जाए, राइट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन गई दोस्तों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा, 2000 का अमाउंट था, और कैश नाम का एसेट घट गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा जी परचेज्ड इक्विपमेंट। अब बताइए कि परचेज्ड इक्विपमेंट है तो हम क्या माने, हम क्या माने कि ये कैश पे परचेज किया या कहीं उधार पे परचेज किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब ना किसी व्यक्ति का नाम लिखा, ना क्रेडिट लिखा, और कैश भी नहीं लिखा, जहां जहां कैश लिखा था हमने उसे सीधा कैश मान लिया था, करेक्ट। कैश के साथ नाम भी लिखा था तो भी हमने कैश ही माना था। भाई कैश के साथ मेसर्स रमेश ब्रदर्स लिखा था मगर कैश दे दिया तो इसका मतलब नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो ना नाम लिखा है ना कैश लिखा है, तो क्या माने, तो भी इसे कैश ही माना जाएगा। यानी परचेज्ड इक्विपमेंट की जब बात आएगी तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि इक्विपमेंट एक एसेट है, परचेज हुआ और हमने कैश पे किया, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। इक्विपमेंट हमारे बढ़ गए, कैश हमारा घट गया। तो एक एसेट जब बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे, कैश घट गया तो उसे क्रेडिट करेंगे। यानी इस हिसाब से जो जर्नल एंट्री बनी, वो जर्नल एंट्री क्या बन गई, वो जर्नल एंट्री बन गई इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जब हम कहानी यहां पर लेकर आएंगे और इसके अंदर अमाउंट बताएंगे, तो भाई ये मेरे ख्याल से 30,000 का अमाउंट था, क्या था, 30,000 का अमाउंट था। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 30,000 रुपीज़। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ एक, हम अच्छे तरीके से वो सिस्टम को सीख पाए। तो आपने देखा कि जब हम कोई एसेट को कैश में परचेज करते हैं तो वो किस तरीके से लिख कर आ सकता है आपके सामने। या तो सीधा लिख दिया कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, तब भी कैश ही मतलब है। या लिख दिया हमने परचेज ऑफ फर्नीचर किया फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर रमेश ब्रदर्स, तो भी कैश लिखा इसीलिए कैश ही मान लिया, नाम को वैल्यू नहीं दी।
और जब परचेज्ड इक्विपमेंट लिखा, यहां पर ना कैश मेंशन्ड है और ना ही उस व्यक्ति का नाम, उस कंपनी का नाम, उस फर्म का नाम, कुछ मेंशन नहीं है, तो भी ये कैश माना जाएगा, राइट। तो अब अगली कहानी हमारे सामने क्या आती है जी, परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट। अब साफ लिख दिया कि इस बार ये लैपटॉप उधार पर खरीदा गया है। ध्यान रखिए, कैश हम तभी मानेंगे या तो कैश लिखा हो और या फिर कुछ भी ना लिखा हो, ना कैश लिखा हो, ना क्रेडिट लिखा हो, और ना ही जिससे हमने खरीदा उसका नाम लिखा हो। जब ये सब चीज़ें नहीं लिखी होती तभी कैश मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साफ शब्दों में लिख दिया कि हमने 5,000 का लैपटॉप खरीदा और वो भी उधार पर। तो लैपटॉप नाम का एसेट आ गया। मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो है, ये रीजनिंग, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं, राइट। और शुरू में आपने भी लिखनी है। पहली 50 एंट्रीज जो होंगी, 30 से 40 एंट्रीज होंगी, 50 एंट्रीज होंगी, उनमें सब में आप ऐसे रीजनिंग लिखेंगे। उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो फिर तो डायरेक्टली दिमाग में कर लोगे, लेकिन तब तक, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, इसे आप ज़रूर लिखेंगे। तो लैपटॉप नाम का एक एसेट था, एसेट हमारा बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। लेकिन क्या हमने इस लैपटॉप के बदले में कोई पैसा दिया? जवाब है नहीं। तो ये आ गया जी क्रेडिटर्स फॉर लैपटॉप, ये आ गया क्रेडिटर फॉर लैपटॉप। लायबिलिटी हमारी है, ये एक लायबिलिटी है क्योंकि हमने उसका पैसा देना है, पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। ये रूल तो अच्छी तरह सिखाए हुए हैं, और जिनको ज़रा सा भी कोई डाउट आए, शंका आए रूल के बारे में, तो भैया रोक लो, इस वीडियो को यहीं पर रोक लो और दोबारा से रूल के अंदर जाओ, रूल को परफेक्ट करो और फिर यहां पर अप्लाई करो। वो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया थे उसके अंदर परफेक्शन हासिल करने के बाद ही आप इस स्टेप पर आएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तो पिछला जो मैंने चैप्टर आपको करवाया था उसमें सारी बातें अच्छी तरह बता दी थी, उसको भूलिएगा मत। इस हिसाब से ये जर्नल एंट्री क्या बन गई? जर्नल एंट्री बन गई मेरे दोस्तों, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओ सॉरी, टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर फॉर लैपटॉप अकाउंट, क्योंकि हमने ये उधार पर खरीदा था। तो हमने क्या लिख दिया? टू क्रेडिटर्स फॉर लैपटॉप। अच्छा, हम इसे खाली क्रेडिटर्स ही क्यों नहीं लिख देते? सवाल ये आता है कि हम इसे खाली क्रेडिटर क्यों नहीं लिख देते? माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिटर जनरली जब भी आपके सामने शब्द आएगा तो समझ लेना सिर्फ क्रेडिटर वो गुड्स के लिए यूज होता है, गुड्स के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने एक एसेट खरीदा है, तो लैपटॉप हमारे पास कितने का था जी? 5,000 का था। 5,000 रुपये का लैपटॉप बढ़ गया और 5,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ने पर मेरे दोस्तों क्रेडिट होती है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं, और वो क्या है? क्वेश्चन में लिखा है जी, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन फ्रॉम रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड ऑन क्रेडिट। तो जब उधार आ ही गया तो अब सवाल ये आता है कि यहां पर तो ये क्रेडिट परचेज है, क्लियर कट यहां मेंशन्ड है। डिलीवरी वैन खरीदी, ये एक एसेट है, एक अकाउंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया क्रेडिटर फॉर डिलीवरी वैन। माय डियर फ्रेंड्स, ये बताइए, क्या मैं क्रेडिटर फॉर डिलीवरी वैन लिखूं या मेरे पास उस क्रेडिटर का नाम लिखा है? रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड, उस क्रेडिटर का नाम पहले से मौजूद है, तो मैं इस बार उसकी कैटेगरी नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में उस क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा था जिससे हमने सामान खरीदा। हमारी लायबिलिटी बनती है तो हमने कैटेगरी लिख दी, क्रेडिटर फॉर लैपटॉप लिख दिया, लेकिन यहां पर तो डिलीवरी वैन जिससे हमने खरीदी, रॉकी ब्रदर्स, उसका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा उसका नाम यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जी? एक तो डिलीवरी वैन हमारे पास, डिलीवरी वैन नाम का हमारे पास ये एसेट आ गया, करेक्ट। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, लेकिन हमने इस डिलीवरी वैन का पैसा भी दिया नहीं है, ये देना बाकी है। किसको देना बाकी है? रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड को देना बाकी है। हमारी रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड की तरफ लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है और बढ़ने पर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं।
करेक्ट और नॉट? तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बढ़ने पर लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो हमने रॉकी ब्रदर्स का नाम लिखा था, उसका नाम हमने यूज करके यहां पर लिख दिया। अगर नाम ना लिखा होता तो क्रेडिटर फॉर डिलीवरी वैन लिख देते, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। लेकिन यहां पर नाम मौजूद है इसीलिए नाम लिख रहे हैं। तो जर्नल एंट्री बन गई मेरे दोस्तों, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड, टू रॉकी ब्रदर्स लिमिटेड। ये हमने कितने की वैन खरीदी जी? ये हमने खरीदी 10,000 रुपए की। तो आपने यहां पर 10,000 का अमाउंट दोनों में लिख देना है। वेरी 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 सिंपल, ठीक है जी। तो ये है कहानी, और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज एक पेज पर भी आपके लिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ताकि जब मैं समझा लूं तो आप एक ही साथ उन सभी को देख पाएं। वो सब आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल हम पहले समझने वाले हैं परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम जॉली लिमिटेड। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में शब्द क्रेडिट का इस्तेमाल दोनों जगह किया था, और क्रेडिट का मतलब उधार होता, तो क्लियर कट था। जहां पर क्रेडिट लिखा था उसका नाम नहीं लिखा था, तो हमने कहा जी उसकी कैटेगरी लिख दो, क्रेडिटर फॉर लैपटॉप लिख दिया हमने। लेकिन जहां पर क्रेडिट के साथ साथ रॉकी ब्रदर्स जिससे हमने उधार पर खरीदा उसका नाम भी लिखा था, तो हमने सीधा उसका नाम लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी कमाल की चीज है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में साफ लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम जॉली लिमिटेड। लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या फर्नीचर फ्रॉम जॉली लिमिटेड जो हमने यहां लिखा, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम जॉली लिमिटेड, इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा जी, नहीं लिखा। क्या कैश लिखा हुआ है क्या? नहीं जी, कैश भी नहीं लिखा। भाई कैश लिखा होता और नाम लिखा होता तो भी कैश मान लेते, जैसे कि सेकंड पॉइंट में हुआ था। कैश भी लिखा था और नाम भी लिखा था, तो हमने क्या माना? कैश। लेकिन क्या यहां कैश लिखा है? नो। लेकिन यह क्रेडिट लिखा है? नहीं। लेकिन उसका नाम तो लिखा है। खाली नाम लिखे होने का मतलब भी यही है कि हमने जरूर जॉली लिमिटेड को पैसा देना होगा, पैसा वो देना बाकी होगा, इसीलिए नाम लिखा है। अदरवाइज ये नाम लिखकर रखने की जरूरत ही नहीं थी। यानी यहां से ये बात क्लियर हो गई कि हमने जो परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम जॉली लिमिटेड किया है, ये जॉली लिमिटेड से उधार पर फर्नीचर खरीदे 8,000 का। यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखा आपने कि एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ते ही क्या हुआ? हाँ जी, एसेट बढ़ते ही क्या हुआ? फर्नीचर हमारा एसेट था, फर्नीचर हमारा बढ़ गया, फर्नीचर डेबिट हो गया, और हमने अभी पैसा देना बाकी है, जॉली को पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसीलिए हमने उसे यहां पर क्रेडिट कर दिया। तो आप यहां देखोगे क्या, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ये पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, सारा ये रीजनिंग के साथ है, करेक्ट। और फिर हमारे सामने ये रीजनिंग आ गई कि फर्नीचर हमारा 6th पॉइंट बता रहा हूँ, एसेट था बढ़ गया, और जॉली लिमिटेड को पैसा देना है। फर्नीचर नाम का एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। जॉली लिमिटेड की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। इसीलिए जर्नल एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉली लिमिटेड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जॉली लिमिटेड अकाउंट। तो ठीक है, हमने पहली 6 एंट्रीज को जी यहां पर कंप्लीट कर लिया, करेक्ट। ये पहली हमारी 6 एंट्रीज यहां पर हो गई हैं कंप्लीट। अब उससे अगला काम किया जाएगा, आइए देखें। उससे अगले काम में हमारे सामने क्या गिवन है। सबसे पहले लिखा है परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹9,000। टोटल 9,000 की मशीन खरीदी। एक अकाउंट आ गया मशीनरी अकाउंट, 2,000 हमने कैश दे दिया और बैलेंस उधार पर लिया। तो यहां पर हमारे सामने क्या क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं देखें। एक तो मशीनरी आई जी हमारे पास, मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ गया, टोटल 9,000 की मशीनरी। एक और अकाउंट आया जी, हमने कैश भी पे कर दिया जी। कैश नाम का एसेट, इसका मतलब रिड्यूस हो गया 2,000 रुपए से। बोलिए यस और नो। और रिमेनिंग है क्रेडिट यानी उधार, यानी क्रेडिटर फॉर मशीनरी, करेक्ट।
ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। 9 में से 2000 दे दिए तो 7000 हमारे अभी बाकी है। तो अब कहानी हमारे सामने यहां पर ये आती है, मशीनरी 9000 रुपए की है, मशीनरी हमारी 9000 रुपए की है, ये एसेट है। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होगा। कैश नाम का एसेट हमारा रिड्यूस हो गया 2000 से और उसे हम क्रेडिट करेंगे। फिर आती है क्रेडिटर फॉर मशीनरी, ये है लायबिलिटी हमारी, लायबिलिटी बढ़ रही है, देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ने पर भी क्रेडिट होती है। यानी इस हिसाब से जब मैं जर्नल एंट्री लिखने जाऊंगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 9000 की मशीनरी मैंने डेबिट कर दी। मेरी जेब से कैश कितना चला गया? मेरी जेब से कैश चला गया 2000 रुपए। और हमने कहा कि लो जी लो, पैसा कुछ देना भी बाकी है, तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी अकाउंट भी खोल दिया। 7000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ी, इसीलिए हमने उसे यहां पर क्रेडिट कर डाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये डिटेल में मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद ही अपना अगला काम कीजिएगा। तो ये हमारा परचेज ऑफ मशीनरी 9000 हमारे सामने है। 2000 रुपये का कैश हमने उसे भी देना था, जो कि अभी दे दिया, मगर अभी उसमें 7000 देना बाकी है। अब आगे जी, सेल ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप यानी एसेट था आपका, इस एसेट को आपने बेचा और 5000 रुपये ले लिए। तो लैपटॉप चला गया, करेक्ट और नॉट? लैपटॉप नाम का एसेट रिड्यूस हो गया और हमने बेचा है तो कैश ले ही लिया, क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं। तो हमने देखा कैश नाम का एसेट हमारा बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, लेकिन लैपटॉप नाम का एसेट वो हमारे हाथ से चला गया, ये भी एसेट ही है। एसेट वो घट गया, एसेट घटने पर क्रेडिट किया जाता है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन गई? कैश हमारे हाथ में आ गया, कैश नाम का एसेट बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। ये हो गया जी हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, 8000 रुपये क्या अमाउंट था, देखते हैं क्या अमाउंट था, 5000 रुपये। तो ये लीजिए 5000 रुपये हमने यहां पर लिख डाला। अब अगला हमारे सामने क्या है जी क्वेश्चन, आइए उसे देख लें। लिखा जी डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1000 रुपये। इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन यूज करने के कारण होता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू घट जाती है। तो इक्विपमेंट हमारा एक एसेट है और डेप्रीसिएशन के कारण हमारा लॉस हुआ। तो डेप्रीसिएशन हुआ जब, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस और लॉसेस की कैटेगरी, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे बढ़ रहे हैं, बढ़ने पर एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट किया जाता है। इस डेप्रीसिएशन के कारण हुआ क्या? जो हमारा इक्विपमेंट था, जो हमारा एसेट था, उस एसेट की वैल्यू घट गई और एसेट रिड्यूस होने पर मेरे दोस्तों क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके हिसाब से अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो क्या बनेगी? डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट तो बताइए, ये आ गया पॉइंट नंबर 9। 1000 का इसका मेरे ख्याल से अमाउंट था। जर्नल एंट्री समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, ये काम भी हमने यहां पर कर दिया कंप्लीट। तो ये 9 चीजें आपने देखी जो कि एसेट से जुड़ी हुई थी, राइट? एसेट को खरीदा, कैश पर, उधार पर, किस किस तरह से एक चीज आपके सामने आ सकती है, मैंने वो सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और ये रही वो कहानी, इसका लॉजिक मशीनरी वाली एंट्री का आपको मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, एक साथ कर दिया, और ये भी आपके सामने आंसर ऑलरेडी रिटन है। ठीक है जी। अब आती है कहानी हमारे अगले पॉइंट की, विच इज एक्सपेंस, यानी हमारा अगली कैटेगरी क्या है? एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन एंड कैपिटल। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी कैटेगरीज बताई थी, उन सभी कैटेगरीज को हम इकट्ठा कर लेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो अब जो अगली सारी एंट्रीज आ रही हैं वो एक्सपेंसेस से जुड़ी होंगी। हमें मालूम है अगर कोई इस करंट ईयर का एक्सपेंस है तो वो हमेशा बढ़ेगा, खर्चा है अगर इस साल का तो बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ने पर वो डेबिट होगा, ये बात भी पक्की है, राइट? तो चलिए अब फटाफट से इसका आंसर कर लेते हैं। लिखा है जी पेड वेजेस, यानी वेजेस हमने पे कर दी 2000 रुपए। अब वेजेस क्या है जी? वेजेस है हमारा, बोलो जल्दी जल्दी,
वेजेस हमारे लिए क्या है? वेजेस हमारे लिए एक खर्चा है, राइट? तो वेजेस नाम का एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया। एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट होते हैं, और एक्सपेंस तो था ही, लेकिन हमने उसकी पेमेंट भी इसी साल कर दी। तो जब पेमेंट की तो हमारे हाथ से कैश चला गया, कैश नाम का एसेट रिड्यूस हुआ, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। ये थी उसकी रीजनिंग। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या बन गई जी? वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हमारे सामने क्या आ गया? 2000 का अमाउंट आ गया। ये हमारे सामने क्या आ गया? 2000 का ये अमाउंट आ गया। अब आ गया पॉइंट नंबर 2, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। हमने सैलरी पे कर दी जी एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को जब हमने 5000 रुपए की सैलरी पे की, तो पेड वेजेस और पेड सैलरी टू एम्प्लॉय दोनों में सेम ही रूल है भाई। सैलरी नाम का यहां पर खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होगा। वेरी सिंपल। उसी तरीके से जब पे किया तो कैश नाम का एसेट है, और एसेट हमारा यहाँ रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। इसी तरीके से जर्नल एंट्री जैसे पहली बनी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैसे ये अगली बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी 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 सिंपल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बन गई हमारी जी जर्नल एंट्री, और ये 5000 का अमाउंट आ गया। तो देखा जाए तो दोनों में रीजन तो सेम ही है, लेकिन वेजेस और सैलरीज में अंतर क्या है जी? एम्प्लॉय को ही तो दी जाती है। सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो जो वेजेस हैं वो कहते हैं जी ब्लू कॉलर्स को, मजदूरों को दी जाती है, राइट? और सैलरी जो दी जाती है वो ऑफिस वाले लोगों को दी जाती है। तो जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मजदूर वगैरह, उन सबको कहा जाता है वेजेस। जो ऑफिशियल लेवल पर, बड़े ऑफिस लेवल पर काम कर रहे होते हैं, उन सबकी जो रेम्यूनरेशन है, जो पैसा हम उनको देते हैं, उसे बोलते हैं सैलरी। लेकिन दी दोनों ही एम्प्लॉयज को जाती है। अगला आ गया जी पेड रेंट इन कैश। अब चाहे पेड वेजेस खाली लिखा था तो भी क्या माना? कैश में दिया होगा, कुछ नहीं लिखा ना। और सैलरी पेड टू एम्प्लॉय तो भी कुछ नहीं लिखा, ये भी हमने माना कैश में दिया होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली लिखा ही आ जाए पेड रेंट इन कैश, तो भी यही बात है, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, करेक्ट? और कैश नाम का एसेट हमारा घट गया, एसेट घटने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। तो जो रीजन हमने अभी जस्ट ऊपर सीखा, ये सेम रीजन यहां पर अप्लाई होगा, करेक्ट और नॉट? ये सेम रीजन यहां पर अप्लाई हो गया। 7000 का रेंट का खर्चा है, खर्चा डेबिट हो गया, और कैश पे किया इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। चलिए, अब पेड शब्द भी नहीं लिखा। पहले में तो पेड शब्द लिख दिया था कि वेजेस पे की गई, या सैलरी पे एम्प्लॉय को की, या पे किया रेंट इन कैश, तीनों को हमने कैश मान लिया था। लेकिन मान लीजिए अगर सीधा लिखा आ जाए खर्चे का नाम, जैसे कि कैरेज ऑन गुड्स, दैट्स इट, कुछ नहीं लिखा कि पे किया कैश में कि नहीं किया, कुछ भी तो नहीं लिखा। लेकिन अगर ऐसे ही खर्चा लिख दिया गया है तो भाई इसे आप कैश ही पेड मानेंगे, कैश पेड ही मानेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इसमें तो कुछ नहीं लिखा, तो हम इसे उधार भी तो मान सकते हैं। नहीं भैया नहीं। अगर लिखा होता परचेज्ड फर्नीचर, वो भी, और तो कुछ लिखा नहीं, वो भी कैश माना जाता है, यहां पर भी कैश माना जाएगा। और वैसे भी कौन सा रिक्शे वाला तुमसे उधार कर रहा है कि भाई ठीक है 50,000 रुपये बाद लेना, 50 रुपये बाद में देना, 100 रुपये बाद में लेना, ऐसे बोल दोगे क्या? तो ऐसे तो नहीं होता। जनरली ये सारी चीज़ें कैश में ही पे की जाती हैं, लॉजिकली भी। और वैसे भी अगर साथ में कुछ नहीं लिखा तो यही माना जाएगा। 3000 रुपये का अमाउंट कैरेज के लिए पे किया गया। फिर से वही कहानी कि जो कैरेज है वो एक खर्चा है, हमने कैरेज अकाउंट को खर्चे के रूप में डेबिट कर दिया, और पैसा जो पे किया उसके कारण हमारा एसेट रिड्यूस हो गया। एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। तो ये लीजिए 3000 हमने यहाँ पर कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, और रीजन बिल्कुल सेम है। तो ये थी कहानी हमारी किसकी? ये थी कहानी हमारे पहले 4 पॉइंट्स की। ये 4 पॉइंट्स यहां पर हो गए समाप्त। अब थोड़ा सा बदलाव आपके सामने आएगा। क्या लिखा है जी? पॉइंट नंबर 5 में लिखा है
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इंश्योरेंस का प्रीमियम बाय चेक से पे किया। तो इंश्योरेंस जब भी कराओगे वो खर्चा तो है ही भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम तो खर्चा ही है, बोलिए यस और नो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है वो तो फिर से हमारा एक्सपेंस ही है। और अगर मैं इंश्योरेंस को एक्सपेंस अपना बोल रहा हूँ तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होगा। लेकिन मैंने इसे क्या पे कर दिया, यस पे भी कर दिया, तो मेरा एसेट जो है रिड्यूस हो गया। लेकिन क्या ये कैश पे किया? द आंसर इज नो। हमने जो इसकी पेमेंट की, इस इंश्योरेंस के खर्चे की जब हमने पेमेंट की तो हमने चेक से पेमेंट की, यानी बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा था वो रिड्यूस हो जाएगा। कैश एट बैंक नाम का एसेट रिड्यूस हो जाएगा और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है, यानी जर्नल एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने डेबिट किसे किया? हमने डेबिट किया खर्चे को। खर्चा क्या हमारा? इंश्योरेंस प्रीमियम। और बैंक अकाउंट में हमारा जो एसेट रखा था वो एसेट यहां पर रिड्यूस हो गया, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। ये हो गया हमारा खेल पूरा कंप्लीट। 1000 का ये अमाउंट था, 1K। आप 1K मत लिख के आना, तीनों जीरो ही लिख के आना के की जगह, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्टकट लिखता हूं। अच्छा जी, अब आती है कहानी रेंट आउटस्टैंडिंग। तो मेरे दोस्तों, ये सब बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा पैसा देंगे ही। जैसे कि रेंट की अगर मैं बात कर लूं तो रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट पेड इन कैश, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो रेंट मैंने पे कर दिया या पे करना अभी बाकी है, मैंने पे नहीं किया। लेकिन किसी भी हाल में देखा जाए तो जो ये रेंट है ये तो मेरा खर्चा है ही। खर्चा तो इस साल का है ही, क्योंकि मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी जो मैंने रेंट पे ली थी उसकी सर्विसेज ले ली। तो वो रेंट का तो मेरा इस साल का खर्चा है ही, और खर्चा डेबिट तो होना ही होना है। यानी रेंट, यानी कोई भी खर्चा जब आपके सामने आए अगर वो इस साल का है तो वो डेबिट होगा ही होगा। अब बस आपको दूसरा एस्पेक्ट पहचानना है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो कैश घट गया, एसेट घट गया। या आपने पेमेंट चेक से कर दी तो भैया बैंक से पैसा घट गया। इन एनी केस एसेट तो रिड्यूस हो ही रहा है, बोलो यस और नो। इन एनी केस एसेट तो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ये जो केस है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर मैंने पे नहीं किया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसका मतलब क्या हुआ? ये है ड्यू बट नॉट पेड। आज देना है मगर दिया नहीं, अभी भी देना बाकी है। देना बाकी है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसके लिए आप या तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोलेंगे या रेंट ड्यू अकाउंट खोलेंगे। दोनों ही केसेस में ठीक कहलाएगा। तो रेंट जो खर्चा है वो तो हर हाल में डेबिट होना ही होना है, चाहे पेमेंट कर दो चाहे पेमेंट करनी बाकी हो। सवाल ये है क्रेडिट किसे करें? पे कर दिया तो भैया कैश क्रेडिट कर दो, चेक से पे किया तो बैंक को क्रेडिट कर दो। ये क्रेडिट आ गया जब पेमेंट हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तक आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी भी तो बढ़ने पर क्रेडिट होती है। यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दो एंट्रीज यहां हो जाती। लेकिन पे करना बाकी है तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, बट देना बाकी, इसलिए रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट मान लिया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे जी? अगर हमने पेमेंट कर दी तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया। क्या वर्ड्स बोले मैंने? अगर हमने पेमेंट कर दी तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है रेंट पेड बाय चेक कैश। और अगर मैंने रेंट पे कर दिया चेक से तो ये जर्नल एंट्री आ गई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब रेंट को कैश में पे किया, इन दोनों ही केसेस में ये पेड है, ये पे कर दिया गया। लेकिन अगर उसे पे नहीं किया गया तो वो अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट? तो रेंट तो किसी भी हाल में डेबिट होना ही होना है। रेंट को किसी भी हाल में डेबिट क्यों करना है? क्योंकि यहां पर ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है। यहां पर भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है। इधर एसेट है कैश, तो एसेट घट गया।
इधर बैंक में पैसा घटा तो ये भी एसेट घट गया, इसलिए क्रेडिट हुआ। लेकिन अब वही चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। क्यों डेबिट होना है? क्योंकि खर्चा बढ़ गया, लेकिन पैसा तो पे नहीं किया, अभी पे करना बाकी है, ये ड्यू है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पर भी तो क्रेडिट होती है। बोलिए यस और नो। बिल्कुल क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ने पर भी क्रेडिट ही होती है। तो ये लीजिए, मैंने लिख दिया रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या इसे हम कह सकते हैं रेंट ड्यू अकाउंट, एक ही बात है। तो यहां पर रेंट डेबिट होना है, पे कर दिया है तो भी, पे करना बाकी है तो भी। और दूसरी जगह यहां पर अगर मैं कैश की बात करूं तो यहां कैश रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस हुआ इसलिए क्रेडिट हुआ। इधर बैंक में पैसा रिड्यूस हुआ इसलिए क्रेडिट हुआ, और रेंट आउटस्टैंडिंग है इसीलिए वो क्रेडिट हुआ। लायबिलिटी है इसीलिए वो क्रेडिट हुआ। करेक्ट। सो दिस इज डन, और ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया यहां काम। ठीक है जी। तो ऐसी ही सारी की सारी कहानी अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी, राइट। इस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था। क्या लिखा था? रेंट आउटस्टैंडिंग। तो 5,000 रुपए रेंट आउटस्टैंडिंग के आ गए, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? रेंट अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट ड्यू अकाउंट, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रीजन क्या है जी? ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ इसीलिए डेबिट हुआ, और ये लायबिलिटी बढ़ी इसीलिए ये क्रेडिट हो गया। तो अब मैं जो बड़ा सा रीजन लिख रहा था, अब मैं उस रीजन को थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगा, क्योंकि डेबिट तो कर ही रहे हैं, इसीलिए दोबारा ये डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये दो चीजें लिखूंगा। अकाउंट का नाम हम ऑलरेडी यहां लिख लेंगे, और ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, इसकी रीजनिंग के लिए बस इसी तरह से नेचर और इंक्रीज डिक्रीज का साइन लगाएंगे। ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा रीजन को शॉर्टकट में लिखूंगा। अब आ गया जी कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। 4,000 रुपए कमीशन के देने हैं मगर दिए नहीं है। कमीशन तो खर्चा है, देना बाकी था जी, देना बाकी है भाई, खर्चा है आपका। अगर खर्चा है तो कमीशन नाम का खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, इसी कारण से कमीशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। 4,000 से हमने कमीशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ये पैसा देना बाकी है, तो ये क्या हो गया? टू कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देना बाकी है, लायबिलिटी है। कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना आ गया? ये आ गया हमारा 4,000 रुपए। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। वेरी वेरी सिंपल। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। करेक्ट। तो यहां पर भी हमारा ये खेल भी बिल्कुल हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। लिखा है आउट ऑफ टोटल रेंट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपए का टोटल रेंट था, 4,000 उसमें से हमने कैश पे कर दिया, और बैलेंस अभी भी पे करना बाकी है। तो यानी टोटल रेंट का जो खर्चा आया मेरे दोस्तों, वो रेंट का टोटल खर्चा है 10,000 रुपए, जिसमें से 4,000 पे कर दिया और 6,000 पे करना अभी भी बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझिए इस बात को कि इसे कैसे लिखा जाएगा। रेंट क्योंकि खर्चा है पूरा का पूरा 10,000, इसीलिए हमने उस रेंट अकाउंट को यहां पर डेबिट कर दिया। अब दो बातें भाई, रेंट का जो अमाउंट है वो खर्चे का अमाउंट है, खर्चा तो 10,000 का था, वो एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होना ही होना है। अब कुछ पार्ट मैंने कैश में पे कर दिया, तो कैश नाम का मेरा एसेट रिड्यूस हो गया, लेकिन कुछ अभी भी देना बाकी है। रेंट का पैसा अभी भी देना बाकी है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या रेंट ड्यू अकाउंट लिख देंगे। ये मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए इसे क्रेडिट कर दिया। तो हमने कैश को यहां पर क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो रहा है। हमने रेंट आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी को यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, इसे क्रेडिट किया। तो 10,000 में से क्वेश्चन में कहता है कि 4,000 हमने कैश पे कर दिया, 6,000 पे करना अभी बाकी है। 6,000 पे करना बाकी है, तो हमने जब 4,000 की पेमेंट कर दी तो कैश को रिड्यूस कर दिया, और 6,000 रुपए अभी भी पे करने बाकी हैं। ये काम हमारा एक्सपेंस का भी यहीं पर कंप्लीट हो गया। इज दैट वेरी क्लियर?
रेंट की कहानी भी हमारी यहां पर हो गई समाप्त। अब चलते हैं आगे। पेड सैलरी ₹6,000 बट सैलरी स्टिल अनपेड इज 1,000, यानी टोटल 6,000 का खर्चा था, उस 6,000 में से 1,000 अभी भी देना बाकी है। अगर वो अभी भी देना बाकी है तो इसका मतलब 1,000 लायबिलिटी हो गई। सैलरी में 1,000 पेड अभी नहीं हुआ, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, लायबिलिटी है, तो 1,000 तो क्रेडिट हो गया। यानी बचा हुए 5,000 का क्या हुआ? बचे हुए 5,000 जरूर हमने पे कर दिए होंगे। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो मैं अब आपको यहां पर इसकी एंट्री करके दिखा देता हूं जी। तो सबसे पहला पॉइंट, सैलरी नाम का एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ गया। ये जो खर्चा हुआ, हमने कहा इसमें से कुछ पैसा हमने कैश पे कर दिया और कुछ पैसा भी देना बाकी है, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 6,000 की सैलरी में से 1,000 ड्यू है, देना भी बाकी है। 6,000 की ये सैलरी है, उस 6,000 की सैलरी में से अभी भी कह रहा है 1,000 देना बाकी है। इसका मतलब जरूर 5,000 दे दिया होगा। पूरा सैलरी का खर्चा हमारा था ये 6,000 रुपए, एक्सपेंस बढ़ा पूरा 6,000, इसलिए हमने डेबिट किया। वो कह रहे हैं उसमें से 1,000 अभी ड्यू है, ड्यू है तो यानी लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, इसीलिए हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 6 में से 1 देना बाकी है, तो भैया बचे हुए का क्या हुआ? बचा हुआ इसका मतलब आपने पे कर दिया, यानी 5,000 पे कर दिया, एसेट घट गया और कैश घट गया, कैश के घटने पर हमने उसे क्रेडिट कर दिया। वेरी 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 सिंपल। तो ये रहा पॉइंट नंबर 9। हाँ जी, क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी को? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा है 10th। लिखा क्या है? सैलरी पेड इन एडवांस। अच्छा, एडवांस जो होता है हमेशा वो क्या होता है? वो आने वाले साल के लिए होता है, कि हमने इस साल के लिए भी चलो मान लो पे कर दिया, तो वो तो टोटल साल के अंत में इसी खर्चे में आ जाएगा। लेकिन मान लो आने वाले साल का हमने पहले ही पे कर दिया और हमें मालूम है इस वक्त कि हम आने वाले साल का पे कर रहे हैं। एक तो होता है कि हमने टोटल सैलरी पे कर दी, बाद में पता चला नहीं नहीं इसमें तो इतना एडवांस था, तो उसकी फिर एडजस्टमेंट की जाती है। लेकिन यहां पर तो क्लियर कट शुरुआत से मुझे मालूम है कि मैं ये सैलरी एडवांस में पे कर रहा हूं आने वाले साल के लिए। तो जरा बताइए, सैलरी पेड इन एडवांस 7,000 रुपए, अगर मैंने सैलरी का पैसा आने वाले टाइम का आज ही पे कर दिया तो क्या मेरा कैश घटेगा कि नहीं घटेगा? दो इसमें अकाउंट हो गए, एक तो कैश अकाउंट हो गया। कैश नाम का एसेट मेरा रिड्यूस हो गया और उसे हमने कर दिया क्रेडिट। करेक्ट? कैश नाम का एसेट हमारा घट गया, एसेट के घटने पर मैंने उसे कर दिया है क्रेडिट। अब अगली कहानी क्या कहती है कि भाई वो तो मैंने एडवांस में पे कर दिया, ये है प्रीपेड सैलरी पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड सैलरी एडवांस में पे कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले साल की सैलरी में अगर अभी दे दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तुम्हें कैश तो दे रहा हूं लेकिन ये मेरे इस साल का खर्चा नहीं है। वाई? क्योंकि ये प्रीपेड है। क्योंकि ये प्रीपेड है, और प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस। अभी पैसा तो आपको दे दिया लेकिन हमें इसके बदले में सर्विसेज लेनी बाकी है। लेनी बाकी है तो एसेट, कुछ भी लेना बाकी है तो एसेट, और एसेट यहां पर प्रीपेड सैलरी नाम का एसेट हमारा बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। तो जर्नल एंट्री इसके लिए क्या बन गई जी? जर्नल एंट्री बन गई प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। जर्नल एंट्री बन गई प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे पास से कैश चला गया, मेरे पास से कैश चला गया प्रीपेड सैलरी का 7,000, लेकिन उसी 7,000 के अगेंस्ट अभी सर्विसेज लेनी बाकी हैं। उसी 7,000 के अगेंस्ट अभी सर्विसेज लेनी बाकी है, तो जो प्रीपेड सैलरी है वो मेरा एक एसेट बन गया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? अच्छा जी,
अब अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, साफ लिख दिया जी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपए की प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस में हमने इसे प्रीपे कर दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या, जैसे सैलरी एडवांस में पे की थी, हमने आने वाले साल के लिए इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी। कहानी तो फिर से वही है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए क्या है, कहानी फिर से वही है, प्रीपेड इंश्योरेंस ही मेरा एसेट है, क्योंकि मैंने आने वाले साल की इंश्योरेंस पे कर दी, तो आने वाले साल में उसकी सर्विसेज लूंगा मैं, अभी लेनी बाकी है, तो एसेट ये बढ़ रहा है। और एसेट बढ़ने पर माय डियर फ्रेंड्स डेबिट होता है, बोलिए यस और नो, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। तो ये हमने क्या कर दिया जी, ये एसेट बढ़ रहा है, इसे डेबिट कर देंगे, और हमारा कैश घट रहा है, कैश की पेमेंट कर दी, कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो जर्नल एंट्री जो बनी वो क्या बनी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी सर्विसेज आने वाले साल में मिलेंगी, इसीलिए साल के एंड में इसे एसेट दिखाया जाएगा। ये दोनों साल के अंत की एंट्रीज हैं। अगर हमें पता लग रहा है कि हमने आने वाले साल का पे किया, केवल और केवल तभी इस तरह की एंट्री पास की जाती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। चलिए अब लिख दिया जी अगला पॉइंट, रेंट पेड 10,000 आउट ऑफ विच 1,000 इज प्रीपेड। कह रहे जी टोटल रेंट हमने 10,000 पे किया है, टोटल रेंट का अमाउंट जो हमने पे किया वो 10,000 पे किया है, लेकिन जिसमें से 1,000 तो हमने आने वाले साल का दे दिया, इसका मतलब वो करंट ईयर के लिए तो नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर कैसे करेंगे, यानी मैंने जो रेंट पे किया, पे जो किया, उस रेंट पेड के कारण मेरा कैश तो चला गया पूरा, उसके कारण मेरा कैश तो पूरा का पूरा 10,000 रुपये रिड्यूस हो गया, लेकिन उस रेंट पेड में से जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर का रेंट का एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन जो मैंने प्री पे कर दिया, जो प्रीपेड रेंट है, आने वाले साल का रेंट मैंने पहले ही पे कर दिया, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो मेरा इस साल का खर्चा तो है नहीं। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई, वो मेरा इस साल का तो खर्चा है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि जी रेंट पे जब हमने किया तो कैश नाम का एसेट तो रिड्यूस हो गया, कैश नाम का एसेट तो यहां पर रिड्यूस हो गया, तो हमने सीधा सबसे पहले कैश को, एसेट को रिड्यूस करने के लिए 10,000 से क्रेडिट तो कर दिया, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, हाँ जी अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो मेरा करंट ईयर का है वो तो मेरा रेंट के नाम का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मैंने रेंट के नाम के एक्सपेंस को यहां पर डेबिट कर दिया। तो रेंट नाम का मेरा खर्चा बढ़ा, ये एक्सपेंस बढ़ा, इसीलिए मैंने इसे डेबिट कर दिया। 10 में से एक प्रीपेड है, ध्यान रखिएगा, और बाकी 9 तो इसी साल का रेंट है, इसी साल का खर्चा है, इसीलिए रेंट का टोटल जो 10,000 पे किया उसमें से 9,000 को मैंने इस साल का खर्चा दिखाया। जो पे किया तो पे करने पर पूरा 10,000 गया, 10,000 का एसेट रिड्यूस हुआ, इसीलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। 1,000 रुपया तो मैंने आने वाले साल के लिए एडवांस में पे कर दिया ना, ये मेरा प्रीपेड रेंट है, और इसके लिए, इस प्रीपेड रेंट के लिए अभी भी सर्विसेज लेनी बाकी है, और लेना बाकी है तो एसेट है, इसीलिए इस प्रीपेड रेंट अकाउंट को एसेट मानते हुए, ये एसेट बढ़ रहा है ना, आने वाले साल में इसकी सर्विसेज हमें लेनी है, अभी लेना बाकी है तो एसेट। तो जो मैंने 10,000 पे किया, 10 में से 9 इसी साल का खर्चा था, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और 1,000 रुपया आने वाले साल का मैंने पहले ही पे कर दिया, तो इसीलिए वो मैंने अभी सर्विसेज नहीं ली, सर्विसेज लेनी बाकी है, लेना बाकी है तो एसेट है, इसीलिए हमने एसेट को यहां पर डेबिट कर दिया। वेरी 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 सिंपल।
तो ये सारी की सारी हमारी एक्सपेंस से जुड़ी एंट्रीज थी जो हमने यहां पर कर ली हैं कंप्लीट। और मेरे दोस्तों एक एक चीज मैंने आपको यहां कंप्लीट करवा दी है। अब अगला जो हमारा काम है वो है इनकम का, राइट। तो इससे पहले कि हम अपनी इनकम की सारी कहानी शुरू करें, आपको क्या करना है, अभी तक एसेट और एक्सपेंस की जितनी बातें हैं फटाफट से लिख लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रीजनिंग को समझ लीजिए। एक बार वो काम रेडी हो गया देन वी विल मूव टूवर्ड्स इनकम पार्ट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।